हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाओ। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज पूरी डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में क्विज और पीडीएफ का लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, यूनेस्को स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में एशिया पैसिफिक रीजन में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 26वें स्थान पर। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया, तो आप लोग आंसर जरूर किया करो। आपको अगर डिटेल नहीं मालूम है फिर भी आप लोग आंसर जरूर किया करो, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते रहोगे तो आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछा जाए एक बार लिख जरूर दिया करो, नहीं तो होता क्या है, उस टाइम तो लगता है कि हाँ आ रहा है, लेकिन बाद में वो भूलता चला जाता है। लिख देते हो तो लॉन्ग टाइम के लिए सेट हो जाता है माइंड में। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2021 कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ये मनाया गया है दोस्तों 11 मार्च को। कब? 11 मार्च को इस बार मनाया गया है वर्ल्ड किडनी डे। देखिए दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है ये प्रत्येक वर्ष 11 मार्च को ही मनाया जाए, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड किडनी डे। तो इस बार क्योंकि 11 मार्च को पड़ा था, इस वजह से 11 मार्च को इस बार मनाया गया। इस बार की इसकी थीम रखी गई है लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। क्या? लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। अच्छा देखिए दोस्तों, अभी तक मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को सबसे पहले शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 4 मार्च को ही चाबहार दिवस भी मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 1 से 7 मार्च को दोस्तों जन औषधि सप्ताह मनाया गया। और वहीं 8 मार्च को सबसे इंपॉर्टेंट डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया। जनवरी और फरवरी का इंपॉर्टेंट डेज और थीम की वीडियो दोस्तों अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाकर के एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों फ्रांस ने अस्टर एक्स नाम का अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है, अस्टर एक्स नाम का, ठीक है। ये फ्रांस का पहला सैन्य अभ्यास है अंतरिक्ष में जो कि आयोजित हुआ है। 5 दिवसीय ये है, ठीक है। इसमें फ्रांस करेगा क्या कि जो भी फ्रांस की सैटेलाइट्स हैं या फिर जो भी डिफेंस जो इक्विपमेंट है जो अंतरिक्ष में लगे हुए हैं उनसे दोस्तों उनका ये परीक्षण कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है। उनके लिए एक्सरसाइज कर रहा है जिससे उस पर अगर कोई अटैक हो फ्यूचर में तो वो कैसे कंट्रोल कर सके स्पेस से, इस पर वो प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, इस सैन्य अभ्यास का नाम एस्टर एक्स क्यों रखा गया है? तो दोस्तों 1965 में 1965 में फ्रांस ने अपना सैटेलाइट जो लॉन्च किया था, पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था एट्रिक्स, उसी की याद में इसका भी नाम रखा गया है एस्टर एक्स। क्लियर? अच्छा, इस अभ्यास में फ्रांस के साथ साथ फ्रांस का जो स्पेस फोर्स है उसके साथ साथ अमेरिकी स्पेस फोर्स और जर्मन स्पेस फोर्स भी इसमें हिस्सा ले रहा है इस सैन्य अभ्यास में। ओके, एस्टर एक्स जो है ये फ्रांस के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट है इसमें भी पहला ये अंतरिक्ष अभ्यास है, पहला स्पेस एक्सरसाइज है। फ्रांस के बारे में दोस्तों बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होना चाहिए। फ्रांस की राजधानी दोस्तों है पेरिस। पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। मुद्रा होती है यूरो। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है यहाँ से हम लोग ये भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है शक्ति। और इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एयर एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है डिजर्ट, ठीक है, डिजर्ट के नाम से होता है। और इंडिया और फ्रांस की नौसेना के बीच में, नेवी के बीच में जो होती है सैन्य अभ्यास जो एक्सरसाइज, उसे कहते हैं वरुणा, ठीक है। वरुण के नाम से नेवल एक्सरसाइज होता है। तो ये तीनों भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने भारत के लिए एआईपी सिस्टम डेवलप किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों डीआरडीओ ने इंडिया के लिए इंडिया का एआईपी सिस्टम डेवलप कर लिया है। एआईपी का मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। देखिए ये क्या होता है,
देखिए दोस्तों, जो सबमरीन्स होती हैं, जो पनडुब्बियाँ होती हैं, वो समुद्र के नीचे चलती हैं, आप सबको पता है। लेकिन उनको दोस्तों कहीं ना कहीं उनको इंजन को चलाने के लिए ऊपर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या एक बार अपने जनरेटर को चार्ज करने के लिए उनको ऊपर आना ही पड़ता है। तो ऐसे में देखा ये जाता है पनडुब्बियों की पावर इसी प्रकार से, इसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, पावर इसी हिसाब से नापी जाती है कि कौन सी पनडुब्बी कितनी ज़्यादा दिनों तक अंदर रह सकती है। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के पनडुब्बियाँ आती हैं, कुछ डीजल पनडुब्बियाँ आती हैं, कुछ न्यूक्लियर आती हैं। ठीक है, तो इसमें जो भारत का है वो तो डीजल इंजन पर है। अब डीजल इंजन पर है तो इसको भी ऊपर आना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो ये डीजल इंजन वाला है ये ज़्यादा दिन तक अंदर नहीं रहता है, ये भी रहता है, मैक्सिमम टाइम तक रहता है। लेकिन अब जब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम डेवलप कर लिया है डीआरडीओ ने, तो इससे और ज़्यादा लंबे समय तक पानी के नीचे पनडुब्बी चल सकेगी, सबमरीन रह सकेगी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की जो पावर है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाएगी ही। तो अभी हाल ही में एआईपी के प्रोटोटाइप को एंडोरेंस मोड और मैक्सिमम पावर मोड दोनों में ही ऑपरेट करके इसकी टेस्टिंग कर ली गई है। तो डीआरडीओ ने डेवलप कर लिया है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। ओके, अब देखिए एआईपी सिस्टम जो है दोस्तों, ये इंडिया वाला जो है ये डीजल पावर्ड सबमरीन है। मैंने अभी आपको बताया डीजल इंजन वाला है। ओके, कुछ के पास है न्यूक्लियर, लेकिन न्यूक्लियर वाला बहुत कम कंट्रीज के पास है, और न्यूक्लियर वाला बनाने में खर्च भी बहुत आता है। इसको किसने बनाया है? इसको डीआरडीओ के ही एक डिपार्टमेंट एनएमआरएल ने बनाया है, और एल&टी यानी लार्सन एंड टुब्रो की सहायता भी ली गई है। क्लियर? डीआरडीओ आया है, डीआरडीओ के बारे में बेसिक जानकारी आपको याद ही होना चाहिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हेड और चीफ है जो करंट टाइम पर, वो हैं जी सतीश रेड्डी जी। अगला देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलीक-2 सैन्याभ्यास आयोजित किया? तो भारत दोस्तों उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर के दस्तलीक-2 नाम का सैन्याभ्यास आयोजित किया है। ये संयुक्त सैन्याभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में ये आयोजित हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इस बार का ये दूसरा संस्करण था, पहला संस्करण 2019 में हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। चलिए उज्बेकिस्तान आया है, वर्ल्ड मैप में आपको दिखाते हैं यह है कहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों ऊपर आएंगे, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है उज्बेकिस्तान। थोड़ा सा और जूम इन करते हैं, उज्बेकिस्तान ये रही, ये कंट्री है उज्बेकिस्तान। अच्छा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होती है? यहाँ की राजधानी होती है दोस्तों ताशकंद। यही ताशकंद में 1966 में 1966 में हमारे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो गए थे समझौता करने, और वहीं पर उनकी अज्ञात कारणों से डेथ हो गई थी। ओके, तो ताशकंद समझौता भी आप लोग याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान में ही है ताशकंद, वहीं पर हुआ था समझौता। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में। अब उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या होती है? यहाँ की मुद्रा होती है सोम, उज्बेकिस्तानी सोम। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शावकत मिर्जियायेव। कौन है? शावकत मिर्जियायेव। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य का 1 दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मीनाक्षी वर्मा को मध्य प्रदेश स्टेट का 1 दिन के लिए गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बनाया गया है। मीनाक्षी वर्मा ये कौन है? ये एक दोस्तों महिला सिपाही हैं जो कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इनके निवास कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को देखती हैं। तो इनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी 8 मार्च को 1 दिन के लिए मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया। ओके, अच्छा, अभी ऐसे ही एक न्यूज आई थी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी को दोस्तों 1 दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब कब बनाया गया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन बनाया गया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन बनाया गया था उनको। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर निसार नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार डेवलप किया? तो इसरो ने अभी हाल ही में नासा के साथ मिलकर, किसके? नासा के साथ मिलकर के निसार नाम का, किस नाम का? निसार नाम का एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट मिशन रडार डेवलप किया है। देखिए निसार का पूरा नाम ही जो है दोस्तों, निसार में एन से होता है नासा, आई से होता है इसरो, यानी नासा और इसरो ने मिल करके एक सिंथेटिक एपर्चर रडार डेवलप किया है। ओके, तो ये मिशन अभी 2022 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना तय हुआ है। 2022 की शुरुआत में कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। अब देखिए ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल जो सैटेलाइट होगी दोस्तों, ये एल बैंड और एस बैंड दोनों का यूज करेगी। इसमें एल बैंड जो होगा ये नासा के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है,
और जो इसरो है वो एस बैंड का रडार देगा, ठीक है, इस मिशन में देगा। इसके साथ ही लॉन्च व्हीकल भी होगा इसरो का ही, स्पेस क्राफ्ट बस जो होगी वो भी इसरो की होगी, यानी मैक्सिमम पार्ट तो इसरो का ही लगाया जा रहा है, ठीक है। तो निसार नाम आपको याद रखना है। चलिए, अब इसरो आया है तो पहले इसरो के बारे में जानते हैं, फिर नासा के बारे में जानेंगे। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 1969 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। के सिवान जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। नासा के बारे में बात करें, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 में, जब भारत में डीआरडीओ स्थापित हुआ तब अमेरिका में नासा स्थापित हुआ। और नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जहां पर वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर है। जिम बेडनस्टाइन इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के। स्पेस एक्स भी दोस्तों अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है, लेकिन वो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। अगला देखते हैं, राज्य में 8 एयरपोर्ट वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बन गया है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश में 8 एयरपोर्ट अब हो गए हैं, तो 8 एयरपोर्ट के साथ भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बरेली एयरपोर्ट को भी मंजूरी मिल गई है। बरेली एयरपोर्ट जो है ये यूपी का 8वां एयरपोर्ट बन गया है। वहाँ पर दोस्तों त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस था, उसको अभी हाल ही में भारत सरकार का जो उड़ान योजना है, उड़ान योजना के तहत उसे भी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए ऑपरेट करने के लिए मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उड़ान जो है इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, और ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है भारत सरकार की। रीजनल यानी जो क्षेत्रीय होता है, छोटी छोटी सिटीज़ को कनेक्ट करना ही इस योजना का उद्देश्य है, हवाई माध्यम से, ठीक है, हवाई यात्रा के माध्यम से। तो अब यूपी में 8 हो गए हैं हवाई अड्डे। कौन कौन से? लखनऊ एयरपोर्ट है, आगरा एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट और बरेली एयरपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ही केयरफुली देखिएगा, आप यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। यूपी में अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक तो है लखनऊ का एयरपोर्ट जो कि है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक वाराणसी में बाबतपुर में जो कि है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो लिस्ट में कुशीनगर का नाम है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अभी हवाई अड्डे हैं, 8 हवाई अड्डे ये हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों वर्किंग कंडीशन में हैं, और अभी जो बाकी के हैं वो अभी आने वाले दिनों में प्रपोजल की रखे गए हैं, यानी अभी वो पूरी तरीके से संचालित नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी प्रपोजल में अगर बात करें तो बहुत सारे एयरपोर्ट यूपी में और बनने वाले हैं। अलीगढ़ एयरपोर्ट बनेगा, फैजाबाद एयरपोर्ट बनेगा, आजमगढ़ एयरपोर्ट बनेगा, बरेली एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है, चित्रकूट एयरपोर्ट बनेगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, झांसी एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, मुरादाबाद, शिवर और मेरठ, बहुत सारे एयरपोर्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यूपी में 8 एयरपोर्ट है, और 8 एयरपोर्ट के साथ ही ये भारत में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। अच्छा, बरेली में जो उड़ान योजना के तहत ये शुरू किया गया है, तो उड़ान योजना के तहत बरेली एयरपोर्ट बन गया है 56वां एयरपोर्ट जो उड़ान योजना के तहत परिचालन अपना करेगा, ठीक है। और अभी इसके लिए 88 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई भारत सरकार के द्वारा। बरेली एयरपोर्ट में जो पहली फ्लाइट उड़ी वो अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई थी, यानी उसकी फ्लाइट थी पहली फ्लाइट। उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना, इसकी शुरुआत हुई 2016 में अक्टूबर महीने में। तो आप लोग ये सारी डिटेल याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे बोरोप्लस साबुन और वासेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आयुष्मान खुराना को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोरोप्लस। बोरोप्लस के साबुन और वासेस के ये होंगे, हैंड वासेस के होंगे ब्रांड एम्बेसडर। आयुष्मान खुराना दोस्तों बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर पर वीडियो आने वाली है, इसको याद रखिएगा, देखिएगा जरूर। ब्रांड एम्बेसडर 2021 नाम की वीडियो होगी, आज आएगी चैनल पर। और ये जो मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ, आप लोग इसको देखते ही नहीं हो, इसको शेयर ही नहीं करते हो। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, शाम वाली वीडियो भी देखा करो। डेली 2 वीडियो आती हैं चैनल पर, आप लोग अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है तो ढूंढ करके देखा करो। जैसे कल अभी बुक्स एंड अथर की वीडियो आई, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, काफ़ी मेहनत के साथ बनाई गई थी। आप लोग उसको देखे नहीं हो अभी तक, जाओ जल्दी से उस वीडियो को देखो और इंतजार करना, आज ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो आएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोबारा अध्यक्ष कौन बनाए गए?
तो दोस्तों थॉमस बाख इससे पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, और एक बार फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो इनको अगले 4 वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया गया है, यानी अब 2021 से 2025 तक ये रहेंगे एक बार फिर से अगले कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष। थॉमस बाख दोस्तों ये जर्मनी के हैं और पेशे से तो ये वकील हैं, लॉयर हैं, लेकिन ये वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो एक वोटिंग की गई थी और वोटिंग में ये लगभग निर्विरोध से ही जीते हुए हैं। ठीक है, इनके पक्ष में 93 वोट पड़े थे। ओके, ओलंपिक के बारे में बात करें तो दोस्तों अगला ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक है, इसी वर्ष आयोजित होने वाला है। 8 अगस्त से ये शुरू होने वाला है। तो टोक्यो में आयोजित होगा, जापान में आयोजित होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो ओलंपिक होगा ये होगा 2024 में, और कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू बनाया? तो अभी हाल ही में जापान ने बनाया है दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू। इसको जापान की साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 6 वर्षों में बनाया है। जिन इंस्टीट्यूट ने बनाया है उसका नाम है रिकेन और फुजित्सु। तो रिकेन और फुजित्सु नाम की 2 जापानीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर के बनाया है दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू। फुगाकू नाम कैसे पड़ा? फुगाकू नाम दोस्तों जापान में एक है माउंट फूजी, एक पहाड़ है, पर्वत है माउंट फूजी, उसी का एक वैकल्पिक नाम है, उसी का ही नाम है, दूसरा नाम है फुगाकू, उसी के नाम पर सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है। क्लियर? जापान आया है, जापान के बारे में देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम लोग चाइना की तरफ आएंगे, चाइना को पार करेंगे तो इधर कोरिया आएगा, कोरिया के साइड में ही है दोस्तों जापान। देखिए ये रहा, ये है जापान, इधर है जापान सागर, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और इधर है चीन सागर। चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर। अब देखिए जापान ये है, जापान की राजधानी होती है टोक्यो। क्या? टोक्यो होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, और योशिहिदे सुगा से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, इनसे पहले, वो थे शिंजो अबे। और शिंजो अबे को दोस्तों इस बार क्या दिया जाएगा? पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ओके, जापान की मुद्रा होती है येन। क्या होती है? येन होती है यहाँ की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामेद बकायोको का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर हामेद बकायोको का निधन हो गया है। ये कार्यकाल के दौरान ही चले गए। अफ्रीकी देश के ये, अफ्रीकी देश है एक आइवरी कोस्ट, उसके ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इनका अभी हाल ही में कैंसर की वजह से निधन हो गया है। कैंसर था इनको और निधन हो गया है। इससे पहले दोस्तों अभी जुलाई में ही तो ये नियुक्त हुए थे। जुलाई में यहाँ के जो थे प्राइम मिनिस्टर अमादो गोन कुलीबली, इनका भी अचानक से निधन हो गया था, और इनके बाद इनको नियुक्त किया गया था हामेद बकायोको को, और ये भी चल बसे। अब दोस्तों वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आलासान वतारा, तो आलासान वतारा जो हैं उन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर अभी अंतरिम रूप से, यानी अभी अंतरिम प्रधानमंत्री ही नियुक्त किया है, परमानेंट नहीं नियुक्त किया है। किसे? पैट्रिक अची को। तो ध्यान रखिएगा, अब आइवरी कोस्ट के अभी अंतरिम प्राइम मिनिस्टर कौन है? पैट्रिक अची। चलिए आइवरी कोस्ट आया है तो इसके बारे में देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी देश मैंने अभी आपको क्वेश्चन में ही बताया। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे इधर आएंगे पश्चिम की साइड, ठीक है, वेस्ट की साइड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोट डी आइवरी, इसी का नाम है आइवरी कोस्ट। ठीक है, इसकी राजधानी जो है आइवरी कोस्ट की राजधानी होती है यामोसुक्रो। क्या होती है? यामोसुक्रो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसकी कैपिटल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अभी आपको बताया मैंने, अलासेन ओतारा, और यहाँ की करेंसी होती है CFA फ्रैंक। क्या है? CFA फ्रैंक है यहाँ की करेंसी। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, जो शाम वाली वीडियोज आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है या नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द मेकिंग ऑफ आधार नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, कल बुक्स एंड अर्थ की वीडियो अपलोड हुई है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। आप दोस्तों हमारी ई बुक्स परचेज कर सकते हैं। यूपी GK 2.0 ई बुक लॉन्च हो चुकी है। अगर आप यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है।
पूरी तरीके से क्रॉस चेक करके दोबारा से अपलोड किया गया है और जिन लोगों ने परचेज पहले से किया था उनको फ्री में दी जा रही है। तो आप लोग जाइए सिंपली MZT ऐप पर दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए, जो लोग पहले परचेज कर चुके हैं। जो लोग नहीं परचेज किए हैं वो लोग परचेज कर ले, क्योंकि इसमें 2020 और 2021 के अभी 2 महीने हुए हैं, 2 महीनों का भी करंट अफेयर दिया गया है। 250 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं कंप्यूटर के और यूपी से रिलेटेड सब कुछ तो आपको दिया ही गया है चैप्टर वाइज। तो आप लोग इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आप हमारी मंथली करंट अफेयर की भी ई बुक परचेज कर सकते हैं MZT ऐप पर। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है नीचे, आप लोग वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।